नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। सबसे पहले बात उत्तराखंड के मानसून सत्र की करेंगे। उत्तराखंड मानसून सत्र का आज समापन हो चुका है। 6 दिन तक चले मानसून सत्र के दौरान सदन के भीतर 5,720 करोड़ का अनुपूरक बजट पास हुआ, तो वहीं सदन के पटल पर रखे गए 8 विधेयक भी पास हुए। इसके साथ ही सदन के अंदर अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। सदन के अंदर गन्ना किसानों के समर्थन मूल्य के साथ ही बकाया भुगतान का मुद्दा उठाया गया। कृषि कानून का मुद्दा भी सदन में उठा है और इसी के साथ कृषि कानून पर भी चर्चा की गई। सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष दिखाई दिया, तो वहीं महंगाई के मुद्दे पर भी विपक्ष ने सरकार से सवाल किया कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने क्या किया। सदन के अंदर इन्वेस्टर समिट का भी मसला उठा। सरकार से सवाल पूछा गया कि कितनी धनराशि के एमओयू को साइन किया गया। सदन के अंदर भगवानपुर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज को लेकर भी हंगामा हुआ, जिस पर विपक्ष के विधायकों ने सदन से वॉकआउट भी कर दिया। तो मानसून सत्र का समापन हो चुका है। मानसून सत्र के दौरान 8 विधेयक पास हुए हैं। गन्ने के समर्थन मूल्य को लेकर भी हंगामा किया गया। वहीं इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सदन के अंदर कई बड़ी घोषणाएं की। बिजली बिलों के फिक्स चार्ज में अगले 3 महीने तक राहत देने की बात कही गई, जबकि उच्च शिक्षा में छात्रों को मुफ्त टैबलेट देने के साथ ही पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहन राशि देने का भी ऐलान सीएम ने किया। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज छठे दिन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। 6 दिन चले इस मानसून सत्र में सरकार ने 7 विधेयक और 5700 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पास किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष में कई मुद्दों को लेकर तीखी नोकझोंक भी हुई। सदन के अंदर खास बात ये रही कि विपक्ष की ओर से जो सवाल उठाए गए थे, होमवर्क पूरा न होने की वजह से मंत्री उनका सही से जवाब नहीं दे सके। इसी वजह से विपक्ष ने सदन के भीतर खूब जमकर हंगामा काटा, लेकिन सदन की कार्यवाही ज़्यादा देर तक स्थगित नहीं हुई। सुचारू रूप से सदन चला और कई सवालों के जवाब भी दिए गए। उसके साथ ही एक खास बात ये रही कि सदन के भीतर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष को साथ लेकर चलकर एक नजीर पेश की और इसकी जमकर तारीफ भी की गई। कांग्रेस के कई विधायकों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर चलकर राज्य के विकास के खाका तैयार करने की बात कही है। लेकिन इसके साथ साथ ही एक बात यह भी खास रही कि सदन के भीतर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के भी कामों की सराहना की गई। इस बात से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सदन के भीतर जब किसी नेता की तारीफ की जाए तो निश्चित तौर पर वो राज्य के विकास के लिए बेहतर काम कर रहा है। 6वें दिन विधानसभा सत्र के दौरान सतत विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई कि राज्य के विकास के रोड मैप को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सरकार और विपक्ष के तमाम प्रयासों को अपने रूप में साझा किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी सतत विकास के तौर पर राज्य के विकास का खाका तैयार किया गया है उसे आगे पूरा किया जाएगा। देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। विधानसभा सत्र के आखिरी दिन राज्य के सतत विकास को लेकर विधानसभा में विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने राज्य के विकास के रोड मैप को लेकर अपने विचार रखे। शिक्षा, रोजगार, सड़क और बिजली जैसे अहम मुद्दों को लेकर विधायकों ने सदन के भीतर सुझाव दिए, जिन सुझाव पर सरकार ने भी अमल करने का भरोसा दिया। सदन के दौरान अधिकांश विधायकों ने कृषि के समायोजित विकास को लेकर अपने सुझाव दिए। वहीं शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने पर भी विधायकों का फोकस रहा और उन्होंने सुझाव भी दिए। महत्वपूर्ण होता है, जब भी सत्र होते हैं तो वो सब महत्वपूर्ण होते हैं। इस बार हम लोगों ने अच्छी बात यह है कि हमारे पक्ष हो या विपक्ष के हमारे साथीगण हो, सभी लोगों ने सत्र में भाग लिया है और खूब स्वस्थ चर्चा हुई है। और इसमें जो प्रदेश के हित में, छात्रों के हित में, यहाँ पर जो है हमारे जितने भी वर्ग हैं, उपभोक्ता वर्ग हैं, उन सब के वर्ग में जो भी अच्छी चीज़ें जो हो सकती थी या जो राहत सरकार दे सकती थी उनको हमने किया है। हमारा प्रयास था कि हम अधिक से अधिक जो है इस सत्र को जनता के लिए उपयोगी बनाएं, जनता के हित के लिए बनाएं। सतत विकास पूरे विश्व में एक मुहिम चली है कि गरीबी उन्मूलन, भुखमरी का उन्मूलन, स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति सबको जागरूक हों। तो वो अपने देश में भी चालू है और आज उत्तराखंड के विधानसभा के अध्यक्ष जी ने भी इस पर पहल करके आज पूरा सदन आज के दिन के लिए बढ़ा कर इस आज चर्चा कराई है और बहुत अच्छे सुझाव लोगों के आए। और मैं मानता हूं कि विकास के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों बहुत आवश्यक हैं और इन दोनों में
बहुत अच्छा काम उत्तराखंड सरकार कर रही है। हिमाचल प्रदेश में चकबंदी व्यवस्था है, तो हमारे यहाँ चकबंदी के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो रहे। मेरा सुझाव था कि कोऑपरेटिव और हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर ये मिलकर कोऑपरेटिव बेसिस पे कृषि और उद्यानिकी का काम कराएं, ताकि लोगों को उनका हिस्सा मिल सके और उद्यान और कृषि की ओर को लोगों का रुझान बढ़े, ताकि उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। उनका रखरखाव भी होगा, उसमें प्लांटेशन भी अच्छे होंगे, उनकी प्रूनिंग भी बढ़िया होगी, तो ये सारे काम मिलके करे जा सके। वहीं राज्य के विकास पर सुझाव देने के लिए सीएम ने आभार भी जताया। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। सदन के सभी सदस्यों का सीएम ने आभार जताया। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन राज्य के सतत विकास पर चर्चा की गई। इस दौरान विपक्ष की तरफ से सुझाव दिए गए, जिस पर राज्य के विकास को लेकर जो चर्चा हुई, जो सुझाव सामने आए हैं, उसको लेकर सीएम ने विपक्ष का आभार जताया है। आपको बता दें कि मॉनसून सीजन का आज आखिरी दिन था। कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई और राज्य के विकास के लिए सुझाव पर सीएम ने धन्यवाद भी दिया। उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 23 अगस्त को शुरू हुआ था। अब आपको दिखाते हैं कि इस बार सदन में कौन कौन से मुद्दे छाए रहे। चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर केदारनाथ से विधायक मनोज रावत ने सदन के गेट के बाहर ही धरना दिया था। मनोज रावत ने कहा कि पर्यटन से जुड़े कारोबारियों के लिए यात्रा शुरू करना जरूरी है, तो वहीं मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या को लेकर धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने भी सदन के गेट के बाहर धरना दिया था। उधर महंगाई के विरोध में कांग्रेस के विधायक साइकिल पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे, तो सदन के अंदर भी महंगाई पर खूब हंगामा हुआ। उधर भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग को लेकर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। गन्ना किसानों की मांग को लेकर विपक्ष के विधायक ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पहुंच गए। तो ये 5 अलग अलग तस्वीरें हैं, जिसके जरिए इस बार विधानसभा सत्र के दौरान कौन से मुद्दे उठाए गए वो हम आपको समझा रहे हैं। अगस्त में आसमानी आफत। जी हां, बारिश की वजह से हरिद्वार में रवासन नदी भी उफान पर है। रवासन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है और राजाजी पार्क के आसपास के इलाके जलमग्न हो चुके हैं, जिस वजह से इन इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। गेंडी खाता इलाके में बड़ी संख्या में वन गुर्जर रहते हैं और ऐसे में पानी भरने की वजह से इनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो ये तस्वीर देखिए, हरिद्वार की तस्वीर है। इस वक्त यहाँ के लोगों के लिए मुश्किल सबसे ज्यादा है, क्योंकि नदियां उफान पर है। रवासन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। गेंडी खाता इलाके के लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है और रवासन नदी के उफान पर होने की वजह से, लगातार बारिश होने की वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। रोजमर्रा के काम करने से लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हालात अगर आप देखें तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ के लोगों की जिंदगी इस वक्त क्या है, मुश्किल में है, क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से बेहद परेशान है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश की वजह से हरिद्वार में नीलधारा गंगा उफान पर है, जिस वजह से जिले के मैदानी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। लक्सर में भी प्रशासन ने नदी किनारे पर अलर्ट जारी किया। ग्रामीणों से कहा गया है कि वो अगले कुछ दिनों तक नदी के किनारे ना जाएं। तो नदी के किनारे ना जाने के लिए लोगों से अपील की गई है और ग्रामीणों से लगातार अपील की जा रही है कि वो नदियों के किनारे ना जाए। वहीं नैनीताल में भी भारी बारिश की वजह से जोली कोट में 2 गांवों के बीच सड़क क्षतिग्रस्त हो गया, जिस वजह से राहगीरों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। सड़क के बीचों बीच गहरा गड्ढा बन चुका है। पुलिस ने हाईवे बंद करने के लिए डायवर्जन प्लान जारी कर दिया। नैनीताल एसएसपी ने नया डायवर्जन प्लान जारी करके लोगों को जानकारी दी, क्योंकि इन रास्तों का वो इस्तेमाल ना करें। ये रास्ते बेहद खतरनाक हैं। इस वक्त लगातार यहाँ पर मलबा जमा हुआ है नदियों के जलस्तर के बढ़ने की वजह से और काफ़ी कीचड़ है। लोग परेशान हैं, लेकिन आवाजाही के लिए ये बेहतर रास्ता है और ऐसे में प्रशासन की टीम अलर्ट पर है कि लोगों को यहाँ से आवाजाही के लिए रोका जाए और वैकल्पिक मार्गों को सुझाया गया है। बारिश की वजह से लाल कुआं में रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से कई ट्रेनों का संचालन ठप हो चुका है। इसका सबसे ज्यादा असर काशीपुर से बरेली को जाने वाले रेलवे ट्रैक पर पड़ा। रेलवे ट्रैक पर पानी आ जाने की वजह से सिग्नल ट्रैक भी प्रभावित हुआ। स्टेशन अधीक्षक का कहना है कि पानी कम होने के बाद
लाइनों के निरीक्षण के बाद ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। फिलहाल ट्रेनों का संचालन बंद होने की वजह से यात्रियों को दिक्कत हो रही है। तो रेलवे ट्रैक के पहाड़ी इलाकों में जहां बारिश ने अपना कहर बरपाया, वहीं तराई की अगर हम बात करें तो तराई भी इस बारिश से छूता नहीं रहा। नैनीताल जिले के लाल कुआं रेलवे स्टेशन में इस बारिश ने अपना कहर बरपाया, जहां 3 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। आप देख सकते हैं मैं इस समय लाल कुआं रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूं, जहां पे लाइन नंबर 7, 8, 9, 10 में सुबह काफ़ी पानी आ गया था। 7 बजे से 8:30 बजे तक काफ़ी पानी भरा हुआ था, जिसके चलते काशीपुर कासगंज ट्रेन को रद्द करना पड़ा। इसके अलावा हावड़ा और जो लाल कुआं क्षेत्र की ट्रेन है उसको भी रद्द करना पड़ा था। बरेली से काशीपुर जाने वाली ट्रेन को भी रद्द करना पड़ा था, जिसके चलते जो है अब पानी जो निकाला गया उसके बाद में इन ट्रेनों को सुचारू किया गया। लेकिन जो यात्री थे वो काफ़ी परेशान थे, अब जो है उन्होंने राहत की सांस ली है इस पानी निकलने के बाद। विकास कुमार, एबीपी गंगा, लाल कुआं। वहीं नैनीताल में भी बारिश की वजह से पहाड़ दरक रहे हैं। बारिश की वजह से एक बहुत बड़ा बोल्डर सड़क पर जा गिरा। बोल्डर गिरने से झील के किनारे की रेलिंग टूट गई, तो वहीं बिजली के पोल को भी नुकसान पहुंचा है। तो देखिए पहाड़ का बड़ा बोल्डर सड़क पर आ गिरा, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि बिजली आपूर्ति भी इस वक्त बाधित है। देहरादून से ऋषिकेश को जोड़ने वाले पुल कल टूट गया, जिस वजह से अब इस रोड की आवाजाही बंद है। लोगों को परेशानी हो रही है। लोग मांग कर रहे हैं कि पुल को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए और इसे सुचारू किया जाए। ऋषिकेश देहरादून हाईवे पर रानी पोखरी के पास पुल टूट जाने से अब लोगों की दिक्कतें शुरू हो गईं। इस पुल से होकर हर दिन हजारों लोगों की आवाजाही होती थी, मगर अब उन्हें करीब 30 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर करना पड़ रहा है। ऋषिकेश से कोई भी व्यक्ति यदि एयरपोर्ट की ओर आता था तो इसी मार्ग से, इसी पुल के माध्यम से आता था। और इससे बड़ी दिक्कत इन यहाँ के स्थानीय लोगों को हो रही है, क्योंकि स्थानीय लोगों को जो डोईवाला में रहता है या भानियावाला में रहता है तो उसे रानी पोखरी जाना है, तो वो अब इस मार्ग से नहीं जा पाएगा। उसे 20 किलोमीटर का रन काट कर रानी पोखरी जाना होगा, ऋषिकेश जाना होगा। एक स्थानीय व्यक्ति हमारे साथ है। मैं साहब, कहाँ जाना था आपको, क्या दिक्कत हुई? रानी पोखरी जाना था। पुल टूटने से हम यहीं रुक गए, रात से यहीं रुके हुए। तो अभी कहाँ से जाओगे? अब तो ये बंद हो गया। अब जाएंगे इधर से घूमते हुए जाएंगे, ये बोलते राय वाला से जाएंगे। पुल का एक हिस्सा गिर जाने के बाद इससे आवाजाही बंद है। ऐसे में ऋषिकेश से देहरादून आने वाले लोगों को नेपाली फार्म से होकर आना पड़ रहा है। ये पुल गढ़वाल क्षेत्र को देहरादून से जोड़ता था। ऋषिकेश से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जाने के लिए भी लोग इसी मार्ग से आते थे। टूट गया, हमको 30 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। डीजल इतना महंगा है कि अगर हम 30 किलोमीटर दूर घूम के जाए, 30 किलोमीटर आए तो डीजल पहले ही महंगा हो रखा, सवारी भाड़ा देगी नहीं। हम तो बिल्कुल ही वैसे भी बर्बाद हो रहे कोरोना काल से, कुछ आपदा ने बर्बाद कर दिया। बिल्कुल चौपट हो रखा, गाड़ियों की 25-30 हज़ार किस्तें लोगों की। ये देखो इतनी लाइन लगी पड़ी है। जाखल नदी पर इस पुल का निर्माण 1964 में किया गया। करीब 57 साल पुराने इस पुल की हालत ज्यादा ठीक नहीं थी। ऊपर से नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने से पुल के पिलर को काफी नुकसान पहुंचा। देहरादून ऋषिकेश मार्ग पर बना तकरीबन 57 साल पुराना पुल नदी के तेज बहाव की वजह से टूट गया है। और मेरे पीछे जो हिस्सा टूटा हुआ देख रहे हैं ये उसी पुल का है कि जो नदी के तेज बहाव की वजह से टूट कर गिर गया है। और जो डोईवाला ऋषिकेश मार्ग को सीधे कनेक्ट करता था, अब यहाँ पर आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। इस पुल का 2 हिस्से टूटे गए हैं। एक जो रानी पोखरी के साइड का हिस्सा है वो टूटा है, और दूसरा बीच पुल पर जो हिस्सा था वो टूट कर नीचे गिर गया है। पुल के टूट जाने से लोगों के सामने आवाजाही की समस्या खड़ी हो गई। अगर किसी को ऋषिकेश से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट आना है तो अब उन्हें नेपाली फार्म से होकर आना पड़ेगा, जिस वजह से उनका सफर लगभग 2 गुना हो गया है। पुल की मरम्मत में अभी समय लग सकता है, इसलिए लगता नहीं है कि जल्द ही इस रूट से आवाजाही शुरू हो पाएगी। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। उधर कर्णप्रयाग में लोगों के घरों में दरारें पड़ रही हैं, जिस वजह से लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये दरारें ऑल वेदर रोड के निर्माण की वजह से हो रही है। कर्णप्रयाग में मकानों में पड़ी ये दरारें लोगों के लिए दहशत का सबब बनी हुई है। घरों के अंदर काफी बड़ी बड़ी दरारें आ गई। लोगों को आशंका है कि उनके मकान कभी भी धराशायी हो सकते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन धंसने की वजह से मकानों में दरार पड़ रही है।
लोग मांग कर रहे हैं कि उनका विस्थापन होना चाहिए। कटिंग का काम शुरू हुआ है तो उससे जो है दिन प्रतिदिन ये दरारें बढ़ती जा रही हैं। रात रात भर जो है हमको नींद नहीं आ रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कैसी दरारें पड़ी है और हम ही नहीं, हमारे साथ साथ पूरा मोहल्ला, पूरा जो आसपास के घर हैं वो बिल्कुल जो है खतरे की जद में है। लोगों का आरोप है कि उनके मकानों में जो दरारें पड़ रही हैं उसके पीछे ऑल वेदर रोड बड़ी वजह है। ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि जमीन का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए ताकि उनके घरों को बचाया जा सके। एबीपी गंगा के लिए कर्णप्रयाग से जितेंद्र पवार की रिपोर्ट। खबर टिहरी से है, जहां टिहरी में भी बारिश मुसीबत बन गई है। घनसाली विधानसभा के घेरका गांव में एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया। इस मकान में बकरियां बंधी हुई थी। मलबे में दबकर 15 बकरियों की मौत हो गई है। गनीमत ये रही कि परिवार के किसी भी सदस्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दें। रुड़की के पिरान कलियर दरगाह में फैली अव्यवस्थाओं और अवैध वसूली की शिकायतें मिल रही हैं और इसको लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। आपको बता दें कि पिरान कलियर दरगाह में देश विदेश से ज़ायरीन मन्नत मांगने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ लोग उनसे अवैध वसूली कर रहे हैं, जिसे लेकर रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने दरगाह कर्मचारियों को सख्त हिदायत देते हुए सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। जांच कमेटियों का भी गठन किया, कई सारी जांच कमेटियों का गठन करके उनके माध्यम से एक प्रॉपर जांच करवाने का भी एक अभी हाल ही में लेटर जारी हुआ है। उसके अतिरिक्त जो छोटी मोटी शिकायतें हमारे पास कुछ अन्य कर्मचारियों को लेकर आई हैं, उसमें स्पष्टीकरण और कुछ के अगेंस्ट इमीडिएट कार्रवाई भी की गई है और लगातार उसकी फीड पुलिस स्टेशंस में और अन्य जगहों पे भी आती रहती है। वहीं पौड़ी में ग्रामीणों के भले ही पानी की सप्लाई ना होने की वजह से, मगर उन्हें जल संस्थान हर साल पानी का बिल थमा देता है। ग्रामीण इस बात से बेहद परेशान हैं, जिस वजह से उन्होंने डीएम से गुहार लगाई। दरअसल गांव के लिए जो पेयजल योजना बनाई गई वो साल भर में क्षतिग्रस्त हो गई और ऐसे में लोगों की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही और लोग बेहद परेशान हैं, क्योंकि पानी का बिल तो आता है लेकिन उन्हें पानी सप्लाई का फायदा नहीं मिल पा रहा।